तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें डिस्कस करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीबीजीडी आंतरिक के लिए जीके प्लस साइंस प्रैक्टिस सेट नंबर 2। बस मेहनत की हदों को पार करना है, इस लाइन को याद रखिएगा और तैयारी करते रहेगा। डेली आपको लाइव 8 PM पे आ जाना है और ये क्लास डेली आपका चलेगा। कल वाला क्लास आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, सो वहाँ पे आप पहला वाला क्लास भी देख लीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्लास को स्टार्ट करते हैं। फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड चैनल फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा। एक और बात, इसका PDF मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी है, वहाँ पे ऐड हो जाए। PDF आप लोग डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। और ये लाइन आपको याद रखना है ज़रूर, क्योंकि ये कोस्ट गार्ड की ये क्लास जो है ना आपको छिलका तक रह जाएगी। अगर साइंस और जीके में डर लग रहा है तो बाकी सारा क्लास स्टार्ट कर देगा, आपका सपोर्ट चाहिए। अब फैसला आपको करना है कि आप क्या चाहते हैं। एक बार माँ सरस्वती का नाम लेंगे, जय माँ सरस्वती, और कोस्ट गार्ड मतलब परमजीत क्लासेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, गुणसूत्रों का कौन सा संयोजन शिशु के लिंग का निर्धारण करने में सक्षम है, आपको बताना है। तो गुणसूत्रों का कौन सा संयोजन है, और ऑप्शन 1 में दे रखा है आपका YX, 2 में दे रखा है YY, 3 में XY और 4 में दे रखा है XX, राइट। तो आपको बताना है कौन सा, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, और कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपको वो बताना है कि कौन सा जो गुणसूत्रों का संयोजन है वो शिशु के लिंग का निर्धारण करने में सक्षम होता है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 XY इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर चलेंगे 2 पे। एंड क्वेश्चन नंबर हमारा 2 में दे रखा है, एक कार की चाल 10 सेकंड में 36 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 54 किलोमीटर घंटा हो जाती है, इसका त्वरण क्या होगा। आपको बताना है एक्सेलरेशन। जो भी बच्चे इंग्लिश वाले मीडियम वाले हैं तो इसका त्वरण मतलब कि एक्सेलरेशन आपको बताना है। ओके, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। इसमें आपको क्या दे रखा है, किलोमीटर घंटा प्रति में दे रखा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना, चलिए आप पहले बताइए इसका। ऑप्शन में 18 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 30 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, राइट। और ओके, तो चलिए बताते हैं, देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। तो चलिए फटाफट सॉल्व कीजिए और इसका आंसर दीजिए। तो चलिए, तो मैं इसका आंसर बताता नहीं हूँ, मतलब कि सॉल्व कराता हूँ, क्योंकि ये सॉल्व करने वाला है। ओके, और एक ऐसा इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा भाई साहब। ओके, हर बार आता है। तो चलिए, तो सबसे पहले ये जो चाल दे रखा है ना, 10 सेकंड में 36 किलोमीटर घंटे से 54 किलोमीटर घंटा प्रति घंटा हो जाता है। तो वैसे इसको क्या करेंगे, तो ये हमारा क्या दे रखा है, वेग दे रखा है, राइट। तो जो वेग दे रखा है ये वेग इनिशियल दे रखा है, राइट, 36 किलोमीटर, और लास्ट में कितना हो रहा है, 54 किलोमीटर, तो वेग फाइनल हो जाएगा, राइट। तो वेग जो हमारा दे रखा है ये 36 किलोमीटर। 36 किलोमीटर को अगर क्या करना है, पहले हम मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे मतलब कि तो 2 हो जाएगा, 18 दूनी 36 और 2 5 10। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड आपका ये आ जाएगा। ये आंसर नहीं है भाई साहब, बहुत सारे बच्चे सोचे आंसर है। ये 10 मीटर प्रति सेकंड आपका हमने निकाल लिया, क्या जी, आपका इनिशियल जो आपका होता है प्रारंभिक चाल जिसे कहते हैं वो हमने निकाल लिया। और फाइनल वेलोसिटी जो निकालते हैं वो देख लीजिए। तो फाइनल वेलोसिटी जो है हमारा क्या होगा, v। पहले 10 मीटर प्रति सेकंड आ चुका है एक, वो आपको नोट करना है, और दूसरा जो फाइनल है वो निकालते हैं। तो 54 दे रखा है, 54 में फिर 5 से 18 से करेंगे तो 18 3 54 और 3 5 15, मतलब कि 15 मीटर प्रति सेकंड। ये मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं, राइट। तो ये हमारा एक 10 आ गया, और दूसरा जो फाइनल है 15 मीटर प्रति सेकंड आ गया। चलो हम त्वरण निकाल लेते हैं, मतलब कि हमारा एक्सेलरेशन जो है वो निकाल लेते हैं। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे आपको पता है क्या। तो एक्सेलरेशन हम निकालते कैसे हैं, क्योंकि वेग है तो इसमें परिवर्तन की दर को, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो वेग परिवर्तन क्या हो रहा है, v फाइनल माइनस v इनिशियल, राइट। वेग फाइनल, वेग इनिशियल, और जो वेग और बटा तो वो क्या, टाइम, राइट। तो ये हम निकाल लेते हैं। ओके, तो चलिए इसको निकालेंगे इसे। अब टाइम हमारा, बहुत सारे बच्चे सोचेंगे टाइम यहाँ पे कहाँ है, तो टाइम चलिए मैं आपको बताता हूँ, जस्ट वेट, क्योंकि यहाँ पे टाइम दिया है 10 सेकंड। ओके, और मीटर प्रति सेकंड में हमने निकाल ही लिया है। तो इसको, ये फॉर्मूला फटाफट नोट कर लिए और इसको सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए तो नोट कर लिया आपने फॉर्मूला। चलिए अब हम इसको, तो 15 था फाइनल और 10 हो गया इनिशियल, और बटा 10 सेकेंड हमारा टाइम दे रखा है, तो ये हो गया। और 15 में से 10 गया, कितना बच गया, 5, और बटा 10 1/2, और 1/2 को इसको निकालेंगे तो 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, राइट। कितना हो गया, 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड इनवर्स 2। ओके, तो ये हमारा 4th नंबर आंसर हो जाएगा, जो कि सही होगा। ओके, किसका किसका सही है भाई साहब एक बार बताइए तो कमेंट सेक्शन में। चलिए
चलेंगे थर्ड क्वेश्चन पे, और थर्ड क्वेश्चन हमारा दे रखा है, एक प्रकाशिक माध्यम से दूसरे प्रकाशिक माध्यम में गुजरने पर प्रकाश के पथ में परिवर्तन की परिघटना क्या कहलाती है। एक प्रकाशिक माध्यम से दूसरे प्रकाशिक माध्यम में गुजरने पर प्रकाश के पथ में परिवर्तन की परिघटना क्या कहलाती है। ऑप्शन, चलिए जो इसका ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन 1 में दे रखा है प्रकाश का अपवर्तन, 2 में दे रखा है प्रकाश का प्रकीर्णन, 3 में दे रखा है ए तथा बी दोनों, और डी में दे रखा है प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए देखते हैं राइट आंसर कौन सा होगा। एक प्रकाशिक माध्यम से दूसरे प्रकाशिक माध्यम में गुजरने पर प्रकाश के पथ में परिवर्तन की परिघटना क्या कहलाती है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो पथ में परिवर्तन की परिघटना क्या कहलाएगी, तो प्रकाश का अपवर्तन, जो कि ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे, और क्वेश्चन नंबर 4 में देखा, निम्न में से किसे स्थैतिक विद्युत के साथ आवेशित किया जा सकते हैं। निम्न में से किसे स्थैतिक विद्युत के साथ आवेशित किया जा सकते हैं। ऑप्शन 1 में दे रहा है विद्युत रोधी, 2 में दे रहा है मिश्र धातु, सी में दे रहा है अर्धचालक, और 4 में मतलब दे रहा है कि धातु। तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो वो आपको बताना है। चलिए देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। तो किसे स्थैतिक विद्युत के साथ आवेशित किया जा सकता है, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा, चलिए फटाफट बताइए, तो हो जाएगा विद्युत रोधी, राइट। तो ये ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलें क्वेश्चन नंबर 5 पे, और क्वेश्चन नंबर 5 में देखा, जब किसी वस्तु को समतल दर्पण की ओर ले जाया जाता है तो क्या होता है। ऑप्शन 1 में दे रखा है प्रतिबिंब वस्तु से दूर जाता है, ऑप्शन 2 में दे रखा है प्रतिबिंब वस्तु के निकट आता है, 3 दे रखा है प्रतिबिंब का आकार बढ़ जाता है, 4 में दे रखा है प्रतिबिंब का आकार कम हो जाता है। इनमें से क्या बताना है आपको, जब किसी वस्तु का समतल दर्पण की ओर ले जाया जाता है तो क्या होता है। तो चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, जब किसी वस्तु को समतल दर्पण की ओर ले जाया जाता है तो क्या होता है, प्रतिबिंब जो होता है ना वस्तु के निकट आता है। क्या होता है, प्रतिबिंब जो है वस्तु के निकट आता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे, एंड क्वेश्चन कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर अभी तक नहीं किया है तो लाइक शेयर कर लीजिए, और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। PDF टेलीग्राम पे मिलेगा, फटाफट डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहेगा, टेलीग्राम पे ऐड हो जाइए। चलिए प्रोटॉन क्या है, मेरे ख्याल से ये सभी लोग बताने चाहिए क्वेश्चन, ये भी नहीं किसी को पता है तो भाई साहब बहुत दिक्कत होने वाला है एग्जाम में, बहुत मेहनत की ज़रूरत है। ड्यूटेरियम का नाभिक, ऑप्शन 2 दे रखा है एक अल्फा कण, 3 में दे रखा है आयनीकृत हाइड्रोजन अणु, और 4 में दे रखा है आयनीकृत हाइड्रोजन परमाणु। चलिए देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। तो प्रोटॉन क्या है आपको बताना है, तो मैं आपको बता दूं प्रोटॉन जो आपका क्या है, चलिए बताइए, कोई है क्या बताने वाला फटाफट। तो ये है आयनीकृत हाइड्रोजन परमाणु, जो कि ऑप्शन 4 है। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे, और क्वेश्चन नंबर 7 में, ऊंट, घोड़े, गधे आदि की तुलना में रेगिस्तान में बहुत आसानी से दौड़ चल सकता है, क्योंकि इसका ऑप्शन 1 में दे रखा है भार कम होता है, 2 दे रखा है शरीर अधिक भारी होता है, 3 में दे रखा है पैर चौड़े होते हैं, और 4 पैर छोटे होते हैं, राइट। तो ऊंट जो होता है, घोड़े, गधे आदि की तुलना में रेगिस्तान में बहुत आसानी से दौड़ या चल सकता है, क्यों, चलिए बताइए। ऊंट जो होता है ना, उसके घोड़ा और गधा के तुलना में आसानी से चल या दौड़ सकता है, तो बताइए इसमें क्या राइट आंसर होने वाला है। ओके, तो चलिए फटाफट बताइए। भार कम होता है, शरीर अधिक भारी होता है, या पैर छोटे होते हैं। तो चलिए सीधा सीधा इसका आंसर होगा, थोड़ा सा भी लॉजिक लगाइएगा, तो पैर चौड़े होते हैं, जो कि ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे, और क्वेश्चन 8 नंबर दे रखा है, एक सहसंयोजक आबंध किसके मध्य संभव है। एक सहसंयोजक आबंध किसके मध्य संभव है, वो आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। ऑप्शन 1 में दे रखा है समान परमाणु, 2 में दे रखा है समान तथा असमान परमाणु, 3 में दे रखा है समान अणु, 4 में दे रखा है असमान परमाणु, राइट। तो एक सहसंयोजक आबंध किसके मध्य संभव है, समान परमाणु, समान तथा असमान परमाणु, समान परमाणु, या फिर असमान परमाणु। चलिए, तो यहाँ पे परमाणु है और यहाँ पे समान अणु है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, चलिए तो मैं आपको बता दूं जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक सहसंयोजक आबंध किसके मध्य संभव है, तो होता है समान तथा असमान परमाणु के मध्य संभव है, राइट। तो 2 ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे, एंड क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है, एक प्रतिध्वनि को ध्वनि से अलग करने के लिए न्यूनतम समय अंतर कितना होता है। एक प्रतिध्वनि को ध्वनि से अलग करने के लिए न्यूनतम समय अंतर कितना होता है। ऑप्शन 1 में दे रखा है आपका 0.1 सेकेंड, 2 में दे रखा है 1 सेकेंड, 3 में दे रखा है 0.01 सेकेंड, और 4 में दे रखा है 10 सेकेंड। चलिए देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। एक प्रतिध्वनि को ध्वनि से अलग करने के लिए न्यूनतम समय अंतर कितना होता है, तो वो होता है
कितना भाई साहब, जल्दी बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए। तो वो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा 0.1 सेकेंड, जो कि ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये आपको नोट कर लेना। इसी में पूछे अगर प्रतिध्वनि को हम सुनने के लिए ध्वनि स्रोत से जो होता है उसकी न्यूनतम दूरी कितनी होती है, वो कोई बताएगा क्या? चलिए वो क्वेश्चन आपके लिए कमेंट बॉक्स में देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। राइट, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे, और जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है साइंस का। इसके बाद जीके स्टार्ट करेंगे, तो वीडियो पे बने रहिएगा। एक घर में 2 किलोवाट मोटर पंप को 30 दिनों के लिए प्रतिदिन 1 घंटा उपयोग करने की लागत की गणना कीजिए यदि दर ₹1.5 प्रति इकाई किलोवाट घंटा है। राइट, ऑप्शन एक में दे रखा है 150 रुपये, 2 100 रुपये, 3 50 रुपये, 4 90 रुपये। ओके, तो चलिए बताइए सबसे पहले राइट आंसर कौन हो जाएगा। एक घर में 2 किलोवाट मोटर पंप को 30 दिनों के लिए प्रतिदिन 1 घंटा उपयोग करने की लागत की गणना कीजिए यदि दर ₹1.5 प्रति इकाई किलोवाट घंटा है। चलिए देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। सॉल्व करते हैं फटाफट, और आप लोग तब तक आप लोग भी सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। तो यहाँ पे 2 किलोवाट क्या दे रखा है, ये आपका शक्ति दे रखा है। राइट, मतलब शक्ति दे रखा है, पावर। और यहाँ पे 30 दिनों तक के लिए प्रतिदिन 1 घंटा, 30 दिन प्रतिदिन कर रहा है, तो टाइम आपका 1 घंटा डेली हो रहा है और 30 दिन तक हो रहा है, तो ये आपका 30 घंटा हो गया। राइट, 30 घंटा ये आपका हो गया, और शक्ति आपका मतलब कि पावर जो है वो हो गया आपका 2 किलो वाट। राइट, 2 किलो वाट हो गया। तो अब हमको क्या निकालना है, आप समझ सकते हैं। तो अब हमको निकालना है क्या, आपका ये किलोवाट घंटा है, ₹1.5 प्रति, तो ये आपको निकालना है। राइट, चलिए अब ये आप नोट कर लीजिए फटाफट, क्योंकि इसको हम इरेज करेंगे। राइट, ओके, चलिए अब हम निकालते हैं क्या, ऊर्जा। राइट, ऊर्जा निकालते हैं। ऊर्जा यहाँ पे लिख देते हैं और इधर लिख देते हैं शक्ति गुने समय, मतलब पावर गुने टाइम है। राइट, तो शक्ति क्या है, शक्ति हमारा 2 है, ये शक्ति का पूर्ण नहीं। और टाइम हमारा कितना निकाला, 1 गुने 30 किया था, 30 घंटे के लिए, 30 दिन के लिए 1 घंटा प्रतिदिन, तो 30 हो गया। तो ये हमारा ऊर्जा कितना आ गया, 60 आ गया। राइट, 60 आ गया ना, 60 इकाई। अब 30 दिनों के लिए प्रतिदिन 1 घंटे के लिए 2 किलोवाट घंटा मोटर पंप का उपयोग करने की लागत कितना हो जाएगा, तो उसमें हमको क्या करना है, 60 में क्या करना है, क्योंकि ₹1.5 प्रति इकाई किलोवाट घंटा लग रहा है, तो 60 हो गया। और 60 में हमको क्या करना है, 1.5 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हमारा ₹90 आ जाएगा। राइट, तो ₹90 आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी है। किसका किसका सही है बताइए, फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हम स्टार्ट करेंगे जीके। राइट, तो जीके का पहला क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, सभी लोग मेरे ख्याल से जानते होंगे, और ये भी नहीं जानते तो भाई साहब बहुत पीछे हो। कोविड-19 कोवैक्सीन के लिए एक टीका द्वारा विकसित किया गया, किसके द्वारा, कोवैक्सीन जो टीका बना था ना, आपको पता है 2 वैक्सीन बना था। राइट, कोवैक्सीन और एक कोविशील्ड। राइट, तो कोवैक्सीन किसके द्वारा बनाया गया था। राइट, ओके, चलिए ऑप्शन 1 में दे रखा है सीरम प्रौद्योगिकी संस्थान, 2 में दे रखा है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, 3 में दे रखा है सिप्ला, और 4 में दे रखा है भारत बायोटेक। राइट, तो चलिए कोविड-19 कोवैक्सीन के लिए एक टीका जो है वो, तो बताइए फटाफट कौन आंसर इसका राइट हो जाएगा, किसने बनाया था, किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, भारत बायोटेक, जो कि ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली मुख्यमंत्री थी, वो आपको बताना है। सुचेता कृपलानी जी कृपलानी जी जो हैं ये किस राज्य की क्या है, मुख्यमंत्री थी, तो वो आपको बताना है। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। चलिए तो देखते हैं। चलिए, जो आपका इसमें ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन 1 में दे रखा है मध्य प्रदेश, बी में दे रखा है आपका पश्चिम बंगाल, 3 में दे रखा है उत्तर प्रदेश, और 4 में दे रखा है तमिलनाडु। ओके, तो चलिए कौन राइट आंसर देता है, तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा फटाफट, तो ये हो जाएगा किस राज्य की पहली मुख्यमंत्री बनी थी, तो उत्तर प्रदेश की। मेरे ख्याल से ये सभी को पता होना चाहिए भाई साहब आप लोगों को। ओके, नहीं पता है तो बहुत दिक्कत है भाई साहब। ओके, चलिए, और एक इनकी आत्मकथा है, वो आत्मकथा का की कोई नाम बताएगा क्या, सुचेता कृपलानी की आत्मकथा है एक। राइट, तो वो कोई नाम बताएगा, चलिए मैं बता देता हूँ, आप लिख लीजिएगा। एन अनफिनिश्ड ऑटोबायोग्राफी, एन अनफिनिश्ड, एक अनफिनिश्ड मेमोरियल जो है वो प्रियंका चोपड़ा का है, तो वो नहीं, ये अनफिनिश्ड क्या है, ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी। राइट, ओके, चलिए
चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा बांध चिनाब नदी पर स्थित है। ऑप्शन 1 में है दुलहस्ती, 2 में है किशन गंगा, 3 में दे रखा है उरी बांध और 4 में दे रखा है सेवा एसटी द्वितीय बांध। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। तो मैं आपको बता दूं जो कौन सा बांध चिनाब नदी पर, इस जो ऑप्शन दे रखा है इसमें से दुलहस्ती बांध जो है ना चिनाब नदी पर स्थित है, राइट। कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर किशनगंगा बांध की बात करें तो ये किस पे है, तो ये किस नदी पे है, तो ये किशनगंगा ही नदी पे ही है, राइट, किशनगंगा नदी पे। अगर उरी बांध की बात करें तो उरी बांध आपका झेलम नदी पे है, राइट, सॉरी झेलम नदी पे। और सेवा एसटी द्वितीय बांध जो है ये किस नदी पे है, तो ये सीवा नदी पे है, राइट, सीवा नदी पे। तो तीनों नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है कौन से मुगल सम्राट को जिंदा पीर माना जाता है, राइट। तो वो बताना है आपको। ऑप्शन 1 में दे रखा है अकबर, 2 औरंगजेब, 3 शाहजहां और 4 दे रखा है बाबर। चलिए देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। कौन से मुगल सम्राट को जिंदा पीर माना जाता था, तो वो आपको बताना है। क्यों, चलिए बताइए, देखते हैं। मेरे ख्याल से सभी लोग बता देने चाहिए, हिस्ट्री का क्वेश्चन है और कई बार आया कि एग्जाम में। तो ये हो जाएंगे औरंगजेब साहब, राइट, इनको जिंदा पीर माना जाता था। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। और अब की बार यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी आत्मकथा है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन 1 में दे रखा है बिपिन चंद्रपाल, 2 में देखा है सुभाष चंद्र बोस, सी में महात्मा गांधी और जी में जवाहरलाल नेहरू। चलिए देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। बिपिन चंद्रपाल, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, चलिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। किसने लिखा था, तो महात्मा गांधी ने इस पुस्तक को लिखा है, मतलब कि, राइट। चलिए तो मैं फटाफट, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर बात करें जवाहरलाल नेहरू की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तकें हैं वो मैं डिस्कस करता हूँ। ओके, तो पहली जो पुस्तक है इनकी इम्पॉर्टेंट है जो पुस्तक है इंडियाज़ फ्रीडम, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक है इनकी। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, ये आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, इंडियाज़ फ्रीडम, राइट। ये नोट करिएगा फटाफट। ओके, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और एक पुस्तक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये दोनों पुस्तक लिख ली, इंडियाज़ फ्रीडम और द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये 2 पुस्तक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक पुस्तक है और ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ये भी पुस्तक है, इम्पोर्टेंस है। तो आप नोट कर लीजिएगा फटाफट, और 1-2 लिखवा दे क्या। और जैसे कि आपका सुभाष चंद्र बोस का मैं पुस्तक बता दूं, अगर आप लिखना चाहें तो ज़रूर नोट कर लीजिएगा। सुभाष चंद्र बोस का नहीं, मैं बता देता हूं आपका, जैसे कि जो और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन सकता है। जैसे नरेंद्र मोदी की पुस्तकें जो हैं, नरेंद्र मोदी जी की पुस्तकें हैं, एग्ज़ाम में आपके देखने को मिल सकता है। जैसे कि एग्ज़ाम वॉरियर्स, इसका नाम ही है एग्ज़ाम वॉरियर्स, ज्योति पुंज है, ये आपको लिख लेना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सोशल हार्मोनी है, ये लिख लीजिए। 3 पुस्तक ये नरेंद्र मोदी की पुस्तकें हैं। और पुस्तक मैं जैसे कि लिखवा दूँ, APJ अब्दुल का है इग्नाइटेड माइंड्स, ये है APJ अब्दुल कलाम की पुस्तकें हैं, राइट। तो ये आपको नोट कर लेना है। एक और विंग्स ऑफ फायर आप नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इग्नाइटेड माइंड्स और विंग्स ऑफ फायर, ये कई बार आपके एग्ज़ाम में आया है। ओके, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट भाई साहब। चलिए, बाकी सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। वो लाइन ज़रूर याद कर लीजिएगा, मेहनत की हदों को पार करना है, बस इतना तैयारी करना है और 100% सिलेक्शन होगा। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। PDF टेलीग्राम पे मिलेगा, टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहेगा। पहला क्लास नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि ये बेसिक से चल रहा है और मस्त चल रहा है। आप एग्ज़ाम तक आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको जीके और साइंस कहीं से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पॉजिटिव कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, जय माँ।